हेलो स्टूडेंट्स। तो रेडियो एक्टिविटी जो कि लास्ट आपको कंसेप्ट बताया था न्यूक्लियर बेल्ट का, जहां पे आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसके दौरान अल्फा या बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं फॉलोड बाय द गामा रेडिएशंस, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। और आपको न्यूक्लियर बेल्ट की जो स्टेबिलिटी बेल्ट आपको दिखाई थी, उस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट में आपको बताया था कि जिन जिन एटम्स के न्यूक्लियस की वैल्यू उस बेल्ट के ऊपर आती है, ठीक है ना, उस बेल्ट के ऊपर आती है, जो आपने करे था ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, वो कुछ ऐसे थी। तो यहां पे जिन जिन के न्यूक्लियस इसके ऊपर आएंगे वो अगेन स्टेबल होंगे, और जिन जिन एटम के न्यूक्लियस नीचे या ऊपर होंगे, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो वो अनस्टेबल होंगे एंड दे विल एक्वायर द स्टेबिलिटी बाय द अल्फा एमिशन, अल्फा पार्टिकल एमिशन और बीटा पार्टिकल एमिशन। अब वो कौन कौन इमिट होंगे, कैसे इमिट होंगे, उसके बारे में समझने से पहले हम देख लेते हैं पार्टिकल्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी कि इसके पास प्रोटॉन भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स भी 2, लेकिन मैंने बात की है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दीजिए। तो न्यूक्लियस जिसके पास 2 न्यूट्रॉन है लेकिन मास नंबर 4 है, तो यानी कि 2 प्रोटॉन होंगे, यही है आपका अल्फा पार्टिकल। सो इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर 2 यानी कि चार्ज 2 और मास 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होगा जिसका चार्ज 2 या मास 4 होगा, तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास, तो मास और चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल की कोई एक्स एलिमेंट है, उस एटम के न्यूक्लियस में से जिसका Z एटॉमिक नंबर है और मास नंबर A है, आपने एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया जिसका अब चार्ज 2 है और मास 4 है, तो उत्तर Y बनेगा। लेट्स सपोज कर लीजिए X से कोई Y बना। अब Y का जो चार्ज है वो कितना रह गया होगा, Z-2। Why? Because according to the law of conservation of charge and mass, sum of atomic number and sum of mass number must be same on both sides। दोनों साइड वो बराबर होने चाहिए। तो Z-2 यहां से 4 निकला है, तो A-4 यहां रह गया होगा, और साथ में रिलीज हो जाती है एनर्जी। एनर्जी के बारे में थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यूरेनियम 238, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। अब अगर इसका प्रोटॉन देखेंगे तो 92 आएगा पुत्र, न्यूट्रॉन देखोगे तो 146 आएगा। तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की रेशियो 1.58। आपको बताया गया था कि अप टू 20 एटॉमिक नंबर जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आती है, लेकिन उसके बाद अप टू 83 बिस्मथ आपको बताया था लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। उसके बाद जितने भी वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो जो है वो एग्जैक्टली 1.6 नहीं आता, तो 1 या 1.6 होगा तो वो स्टेबल होंगे, या इन बिटवीन वाले भी कुछ स्टेबल होते हैं। बट जो जो इस न्यूक्लियर बेल्ट के ऊपर आएंगे वो न्यूक्लियस स्टेबल होंगे, उसके ऊपर और उसके नीचे वाले अनस्टेबल होंगे, जिसकी वजह से वो अल्फा या बीटा पार्टिकल इमिट करेंगे एंड दे विल गेट एक्वायर द स्टेबिलिटी। ठीक है पुत्र। अब यहां पे देखिए, अब हमने इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इमिट करवाया जिसका चार्ज 2 मास m, तो इसकी वजह से यूरेनियम की जो इमिशन हुई है, यूरेनियम के अंदर से जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ है, उसकी वजह से आपको एक नया एटम मिला है, और जिसका चार्ज कितना होगा पुत्र, यहाँ पे 90 है, 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ रह गया 90, और ये बनेगा 4 निकाल दीजिए 238 में से 234। साथ में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो प्रोटॉन हो गए 90 और न्यूट्रॉन हो गए 144। माइनस करके देखेंगे 234 में से 90 को, वो तो 144 आएंगे पुत्र। अब इनकी जो रेशियो है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की रेशियो, वो आती है एग्जैक्टली 1.6, जिसकी वजह से ये जो एटम है ये लाई करता है ऑन टू द न्यूक्लियर बेल्ट, वो न्यूक्लियर बेल्ट के ऊपर लाई करता है। तो दैट्स व्हाई यूरेनियम 238 यानी कि यूरेनियम 238 जो आपके पास आइसोटोप है, वो थोरियम में कन्वर्ट होता है बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल टू एक्वायर द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो पुत्र आपको न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी बेल्ट आपको दिखाई गई थी। तो अगर N/P यानी कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो कम आ रहा है और आपने उसको बढ़ाना है, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल या बीटा पॉजिटिव, जो कि अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, वो इमिट होगा। और अगर N/P की रेशियो कम करनी है तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट होगा। तो पहले तो आप ये याद कीजिए पुत्र, N/P की वैल्यू 1.58 थी, आपको 1.6 लेके आनी थी, बढ़ानी थी, तो या तो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा या बीटा पॉजिटिव, ये याद कर लीजिए। अब जिस समय
आपका एक न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस समय मास नंबर तो आप कंजर्व कर देते हो, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा जो मास होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट EMU है, इन टर्म्स ऑफ केजी थोड़ा सा 0.001 0.02 समथिंग कुछ ना कुछ थोड़ा जो मास जो होता है वो लॉस हो जाता है, और उसी मास को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। लॉस मास को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। एंड ड्यू टू द मास डिफेक्ट ड्यूरिंग द डिके देयर प्रोड्यूसेस सम एनर्जी। वो अल्फा और बीटा पार्टिकल के दौरान दोनों में रिलीज होगी। अभी हम अल्फा डिके के दौरान स्टडी कर रहे हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मास डिफेक्ट ड्यूरिंग अल्फा डिके। तो एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। अब उधर दिस डेल्टा m इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा। जो आपके पास वैल्यूज आएंगी एक्सपेरिमेंटली उनको लिखिए, जो छोटी सी वैल्यू आएगी उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द एनर्जी इमिटेड ड्यूरिंग द रेडिएशन। ठीक है पुत्र, और वो एनर्जी कहां जाएगी, वो एनर्जी जाएगी आपके वाई पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल को मूव कराने में इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब ये एनर्जी कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। सो एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम की वैल्यू आपको दी गई होगी एटॉमिक मास यूनिट में AMU में, तो वो होगा mx माइनस my प्लस m इंटू एम एल्फा इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हम यहां क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम जो है वो इन दोनों पार्टिकल्स का, वाई का और अल्फा का, रहेगा कंजर्व एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो अब अगर मोमेंटम कंजर्व है तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम ये रेस्ट पे ही था, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है पुत्र, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम 0। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा पुत्र, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ वाई पार्टिकल, दैट शुड इक्वल टू 0। अब मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ वाई पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ वाई पार्टिकल, दैट शुड इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब एक पार्टिकल उधर जाएगा तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ वाई इनटू वेलोसिटी ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शो क्या करता है कि अगर अल्फा पार्टिकल फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वाई पार्टिकल बैकवर्ड मूव करेगा विद वेलोसिटी vy। तो इसीलिए इसको कहा गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ y, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ y। जैसे आपने बुलेट और गन का एग्जांपल स्टडी किया था, जब आप गन से बुलेट को फायर करते थे तो बुलेट का मास कम होता था, विद हाई वेलोसिटी वो अगर मूव करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो गन जिसका मास ज्यादा है वो रिकॉइल वेलोसिटी से मूव करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद लेस वेलोसिटी, तो बुलेट के मुकाबले उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो उसी तरह से यहां पे जो अल्फा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और वाई पार्टिकल की रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी। ठीक है पुत्र, क्योंकि इसका मास कम है, मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा, मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में विद नेगेटिव साइन। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात पता लगती है कि अगर आप ध्यान से देखें कि इसको इधर लेके जाऊं तो पुत्र पी अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी वाई, लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए, नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ y इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अगर इनका हम मैग्नीट्यूड ले लें, देन वी कैन से p अल्फा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ y व्हिच कैन बी से p। उसको आपने अब ले लिया p। क्लियर हो गया पुत्र? तो स्टूडेंट्स यहां से जो एनर्जी आपको मिलेगी आफ्टर अल्फा पार्टिकल डिके, यही एनर्जी पास की जाएगी टू द अल्फा पार्टिकल एज वेल एज वाई पार्टिकल। ठीक है ना, अगर खाली रेडियो एक्टिविटी होता, फिनोमिना होता और एनर्जी ना प्रोड्यूस होती तो भैया अल्फा पार्टिकल भी वहीं पड़ा रहता और वाई पार्टिकल भी वहीं पड़ा रहता टूटने के बाद, लेकिन वो ट्रेवल कर रहे हैं विद वेलोसिटी vy एंड v अल्फा। तो ये वेलोसिटीज कहां से आई, ये वेलोसिटी इनको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है फ्रॉम द एनर्जी व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड और व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मास डिफेक्ट। तो मतलब अब जो एनर्जी वहां प्रोड्यूस हुई है इन टर्म्स ऑफ Q मैंने लिखा था, वही हम काइनेटिक एनर्जी देंगे टू द अल्फा एज वेल एज टू द y, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी टू y। तो बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या करें पुत्र,
आप मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड करें तो वैल्यू बन जाएगी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो स्क्वायर कॉमन लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर अपॉन 2m। ये आप पहले भी कहीं पर स्टडी कर चुके हैं। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यहां पुट कर रहे हैं उठा के, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मोमेंटम का, सॉरी ट्वाइस द मास ऑफ अल्फा। ठीक है पुत्र। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ y आ जाएगा जी p स्क्वायर अपॉन 2m से p स्क्वायर ऑफ अल्फा यानी कि मोमेंटम ऑफ y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ y। इतना क्लियर हो गया पुत्र। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है जैसा कि पी अल्फा और पी वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जिसको आपने पी लिया था, अब इन दोनों की जगह आप पी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू वाई। अब उत्तर यहाँ पे 2 को कॉमन लेके इधर ले गए और पी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एम अल्फा प्लस 1 अपॉन एम वाई रह गया, उसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो एम अल्फा इंटू एम वाई ऊपर रह गया जी एम वाई प्लस एम अल्फा। तो यानी कि यहां से पी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ये सारा इधर जाके डिवाइड होगा 2q इंटू एम अल्फा इंटू एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। अब ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है पुत्र 2q एम अल्फा एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा डिवाइडेड बाय 2m क्या होगा, आप काइनेटिक एनर्जी अल्फा की निकाल रहे हो तो 2 इंटू मास ऑफ अल्फा। अब आप ध्यान से देखिए यहां से 2 से 2 कट रहा है, मास अल्फा कट गया तो क्या बच गया q इंटू एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ y आएगा q इंटू एम अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। सो इन दिस वे वी आर ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एज वेल एज काइनेटिक। तो स्टूडेंट्स अल्फा डिके के बाद फर्दर वी हैव अ बीटा डिके। अब बीटा डिके क्या है, अगेन स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा एटम का वो डिके करेगा बीटा आइदर इन द फॉर्म ऑफ बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। न्यूक्लियर बेल्ट के अंदर आपको बताया था कि अगर n अपॉन p की रेशो उस न्यूक्लियर बेल्ट पे नहीं आ रही है तो या तो अल्फा पार्टिकल डिके होगा या बीटा पार्टिकल डिके होगा। अगर n अपॉन p की रेशो को बढ़ाना है तो आपने अल्फा पार्टिकल डिके करना है और n अपॉन p की रेशो को डिक्रीज करना है तो आपका बीटा पार्टिकल डिके होगा। लेकिन वो भी दो है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कौन कब रिलीज होगा। तो सबसे पहले अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है तो बीटा नेगेटिव डिके हम स्टडी करेंगे, क्योंकि बीटा नेगेटिव डिके को ही हम बीटा पार्टिकल भी कह रहे हैं, जिसका चार्ज आपको बताया है -1 और मास कितना होगा 0। तो इट रिजेंबल विद एन इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज जनरेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर जनरेट हुआ है क्योंकि ये न्यूक्लियर फिनोमिना है। तो ये एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां पे ये हो रहा है काम। तो लेट्स सपोज इसका एग्जांपल समझते हैं। तो आपके पास कोई एक एटम है जो कि अनस्टेबल है x, जिसका एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a है पुत्र। अब उसने एक बीटा नेगेटिव डिके किया जिसकी वजह से वहां पे y प्रोड्यूस हुआ, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखिए तो y का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा जी, z में से -1 इधर गया तो ये z +1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 +1 कट गया तभी तो z आएगा ना। और एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर देखिए a+0 a आ गया पुत्र। अब साथ में रिलीज होता है एक एंटी न्यूट्रिनो। तो याद करें E से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव एंटी हो गया, नेगेटिव मींस एंटी हो गया, तो जिस समय बीटा नेगेटिव डिके होगा उस समय रिलीज होगा एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके एग्जांपल ज्यादा बेटर लीजिए। सपोज कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव कार्बन का आइसोटॉप है, तो कार्बन 14 एटॉमिक नंबर 6, उससे बीटा नेगेटिव डिके हुआ जिसकी वजह से वहां पे एक स्टेबल एटम प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन होगा तो स्टेबल न्यूक्लियस, नाइट्रोजन। कैसे देखिए 6 इधर 7 -1 6 हो जाएगा ना। तो सपोज यहां पे आप चार्ज को बैलेंस किए 14 + 0 14 हो गया, और साथ में रिलीज हुआ एंटी न्यूट्रिनो। अब बात ये होती है कि एक्चुअली यहां पे ड्यूरिंग अ बीटा डिके एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन देखिए यहां पे अगर 14 है तो 6 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हुए पुत्र 8। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 8। ठीक है, अब यहां से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तभी तो एटॉमिक नंबर 7 बना है ना। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में रिलीज होगा एंटी न्यूट्रिनो एट दैट टाइम, जो कि उस समय एग्जिस्टेंस में आएगा जिस समय बीटा नेगेटिव डिके होगा। तो दिस हैपन इनसाइड द न्यूक्लियर, दिस इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरेट होगा इन टर्म्स ऑफ बीटा नेगेटिव, और वो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स अब एंटी न्यूट्रिनो कैसे आया, इसका एग्जिस्टेंस के बारे में हमें आंसर दिया पॉलिस ने। उन्होंने क्या कहा,
that antineutrino come into existence to maintain the concept of conservation of energy and conservation of spin momentum। तो अब सबसे पहले इनको हम समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो जिस समय आपका एक अनस्टेबल न्यूक्लियर कन्वर्ट हुआ इनटू स्टेबल न्यूक्लियर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, तो साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी पुत्र, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज होनी है। तो अब ये जो बीटा नेगेटिव पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसका साइज बहुत छोटा है, इट्स साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर कर लेता है इसमें से। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर पुत्र मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया था, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ बीटा नेगेटिव प्लस मास ऑफ वाई और इंटू सी स्क्वायर। और जो हमने कैलकुलेट किए थे, अगर ये एएमयू में है तो आप 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी है वो तो बीटा नेगेटिव ले गया, कुछ एनर्जी ये ले गया, लेकिन अभी भी कुछ एनर्जी मिसिंग थी। सो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड स्टिल सम एनर्जी इज मिसिंग। इसका एग्जांपल मैंने दिया आपको कि लेट्स सपोज कर लीजिए आपने जब एनर्जी प्रोड्यूस करी तो वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से सपोज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो आपका बीटा पार्टिकल ले रहा है, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपका वाई पार्टिकल ले रहा है। तो सर अभी भी 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिसिंग थी, जो कि पॉली सर ने सजेस्ट किया कि वो एक ऐसा पार्टिकल ले रहा है जिसका नाम हम लिखेंगे एंटी न्यूट्रिनो। और कमाल की बात यह है कि यहां पे ये जो एंटी न्यूट्रिनो और जो आपका बीटा पार्टिकल है वो इस बार वेरिएबल एनर्जी कैरी कर सकते हैं, कभी 8 कभी 6 कभी 7 कभी 5 कभी 9। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के अंदर आपको याद होगा, अल्फा पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन बीटा पार्टिकल जो हैं वो एनर्जी वेरिएबल्स हैं, वो एनर्जी को अलग अलग वैल्यू में कैरी करते हैं। तो जिसकी वजह से आपका जो एंटी न्यूट्रिनो है इसकी भी एनर्जी वेरी करेगी। तो इसको आप स्टडी कर सकते हो, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पे बिटवीन एनर्जी एंड नंबर ऑफ से पहले बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स, तो पुत्र इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि कुछ बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी है, कुछ बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी है और कुछ की इतनी है और कुछ की काफी ज्यादा और फिर कम 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 उस हिसाब से है। ठीक है पुत्र। तो यानी कि अगर यहां पे कुछ बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी सपोज इसके एग्जांपल लें तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ की 7 है, कुछ की 8 भी है। ठीक है, तो बाकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो कौन ले रहे हैं, वो एंटी न्यूट्रिनो ले रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इस हिसाब से अब अगर हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे बिटवीन नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स एंड एनर्जी, तो पुत्र अब जब इसकी एनर्जी मिनिमम है तो एंटी न्यूट्रिनो ने मैक्सिमम लिया होगा, जब ये मैक्सिमम है तो उसकी मिनिमम हुई होगी और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है पुत्र। तो ये क्या शो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि फुलफिल करता है अगर हम एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज करते हैं। तो पुत्र जो टोटल एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी नाउ ऑफ सम ऑफ बीटा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो। जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो आपके वाई पार्टिकल्स के पास भी जाएगी। अब आप स्पिन मोमेंटम समझिए, सपोज आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोटॉन, साथ में रिलीज हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल, और हम बात कर रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो की। अब लेट्स सपोज कीजिए इसका स्पिन है 1/2। अब इन दोनों का स्पिन चाहे सेम है चाहे डिफरेंट है, ओवरऑल स्पिन जो इधर है पुत्र वही वैल्यू इधर आनी चाहिए, तभी तो स्पिन मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर ये प्लस हाफ है तो 1 हो गया, अगर ये प्लस हाफ माइनस हाफ है तो 0 हो गया, तो सर कंजर्व फिर भी नहीं हुआ। तो इसलिए साथ में रिलीज होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो जो है प्लस हाफ माइनस हाफ कट जाएगा और नेट आपका प्लस हाफ सेम रह जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर एंटी न्यूट्रिनो विच मेंटेन द कंजर्वेशन कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एज वेल एज स्पिन मोमेंटम। तो पुत्र बीटा पॉजिटिव डीके के दौरान ई पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन रिलीज होगा। तो इसको अगेन एग्जांपल समझिए, सपोज एक्स एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उसमें से बीटा पॉजिटिव रिलीज हुआ है, तो जेड में से -1 हो जाएगा टू मेंटेन द चार्ज ऑफ अ वाई, और मास नंबर सेम रहेगा। और साथ में इस बार रिलीज होना है न्यूट्रिनो। क्या रिलीज होना है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्यों रिलीज होगा पुत्र? अगेन न्यूट्रिनो इज रिलीज्ड
टू कंजर्व द एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम जस्ट लाइक अ एंटी न्यूट्रिनो। अब इसका एग्जांपल हमने लिया है नाइट्रोजन, जिसका आइसोटोप 12 जो है वो अनस्टेबल है, वो कन्वर्ट होगा बाय रिलीज ऑफ द पॉजिट्रॉन इनटू कार्बन 12। ठीक है, ये स्टेबल है और साथ में रिलीज हो रहा है एंटी न्यूट्रिनो। अब ये याद रखना पुत्र, अगर n/p की रेशियो आपको बढ़ानी है तो अल्फा या बीटा पॉजिटिव रिलीज होगा, अगर n/p की रेशियो कम करनी है तो बीटा नेगेटिव रिलीज होगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे जिस समय बीटा पॉजिटिव डिके होगा तो उस समय एक्चुअली क्या हो रहा है, इस बारी एक प्रोटॉन, यहां पे देखो न्यूट्रॉन के अगर प्रोटॉन 7 है तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं पुत्र, 5। ठीक है, और यहां पे देखिए आपने क्या किया, इसके प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। तो आपने इस बार क्या किया, एक प्रोटॉन को कन्वर्ट किया है न्यूट्रॉन में। So during beta positive decay, a proton converts into a neutron inside the nucleus, as this is a nuclear phenomena along with the generation of the positron and the neutrino. Neutrino क्यों रिलीज हुआ है वो बता दिया पुत्र, और पॉजिट्रॉन क्यों रिलीज हुआ है, टू मेंटेन द चार्ज कंजर्वेशन। अब ध्यान रखें, लेकिन आपको पता है इस बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो पुत्र आप सबको पता है प्रोटॉन का मास स्लाइटली लेस होता है एज कंपेयर टू द न्यूट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से अब अगर आप डेल्टा E इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कंसेप्ट लगाओगे तो उस समय जो मास है वो डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, डेल्टा E की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो वो रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक। डेल्टा E इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू बाय सर मास ऑफ, निकालेंगे हम ना, मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल पुत्र। अब मास ऑफ Y बोले तो इसके अंदर आपने एक न्यूट्रॉन बढ़ाया है, तो न्यूट्रॉन बढ़ने की वजह से मास ऑफ Y ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू मास ऑफ X। तो इसको जब आप 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे इनटू 5 तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आएगी डेल्टा E की इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव। तो सर ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और आपको पता है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, या ये कह लीजिए वो ज्यादा फिजिबल होगा। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे तो बीटा नेगेटिव जो है वो इजिली फिजिबल है। यहां पे ये जो एनर्जी है नेगेटिव आई है, पहली बात तो ये एनर्जी एंडोथर्मिक आई कहां से, तो ये एनर्जी आती है ड्यूरिंग अ बीटा पॉजिटिव डिके फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको लेता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है जी, वो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनर्जी वो बाइंडिंग एनर्जी लेता है अगर उसको सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वही कन्वर्ट हुआ है मास में। तो जो मास इंक्रीज हुआ है दैट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इनटू द मास। सो दिस इज कॉल्ड बीटा पॉजिटिव डिके। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी अल्फा या बीटा पार्टिकल इमिट होगा फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस टू फॉर्म इट अ स्टेबल न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस है वो भी एक्साइट हो जाता है इनटू इट्स हाई एनर्जी लेवल। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में देखा था, इलेक्ट्रॉन भी जंप करके लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं, लेकिन एक्साइटेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से जो भी एनर्जी उन्होंने एक्वायर की होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसकी वजह से लेमैन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन सीरीज प्रोड्यूस हुई थी। तो सिमिलरली यहां पे भी जो हायर एनर्जी लेवल पे न्यूक्लियस एक्साइट हो जाता है वो वापस आने की कोशिश करता है इनटू इट्स ओरिजिनल और लोअर एनर्जी लेवल बाय द एमिशन ऑफ हायर एनर्जी। तो जो भी उसने एनर्जी एब्सॉर्ब किया उसको वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ग्राउंड स्टेट में आने के दौरान वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस हैं इनका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लाई करता है इन द रीजन ऑफ गामा स्पेक्ट्रम। सो दैट इज व्हाई द रेज इमिटेड आर नेम्ड एज गामा डिके या गामा रेडिएशंस। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा, बीटा एंड गामा डिके।